हेलो, वेलकम टू आरएस अकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3, नीड ऑफ डीबीएमएस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक टर्म्स क्या है, डेटा क्या होता है, हमें डेटा के बारे में देखा था। फिर हमें देखा था कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, अगर आपने डिवाइस किया होगा आपने इंफॉर्मेशन के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कि डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। तो ये कुछ टर्म्स हमने देखे थे। साथ ही में हमने देखा था कि एक हमने ओवरव्यू लिया था कि फाइल सिस्टम क्या होता है। अब नॉर्मल सी बात है, ऑलरेडी हमारे पास फाइल सिस्टम एग्जिस्ट करता था जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते थे। देन ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या हुआ कि हमें डीबीएमएस की जरूरत पड़ी और हमें डीबीएमएस का यूज करना पड़ा डेटा को स्टोर करने के लिए। कोई तो ड्रॉबैक्स होगा फाइल सिस्टम का, कुछ तो उसमें प्रॉब्लम्स होगी जिसको ओवरकम करने के लिए हमने डीबीएमएस को लाया। सो आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फाइल सिस्टम्स। डीबीएमएस में क्या चेंजेस किए, एग्जैक्ट नीड क्या थी डीबीएमएस का, वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? लेक्चर किसके बारे में होने वाला आपको ये समझ में आ गया? तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो हम देखने वाले हैं ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स, ओके। अब कुछ ड्रॉबैक्स है तो हमें देखना है कि वो ड्रॉबैक्स क्या है। वेट अ मिनट। तो क्या देखने वाले हम, उसके ड्रॉबैक्स देखने वाले। सो लेट्स सी, पहला हमारा जो ड्रॉबैक है वो डेटा रिडंडेंसी है। क्या है? डेटा रिडंडेंसी। अभी क्या है डेटा रिडंडेंसी, ये एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ठीक है, तो डेटा रिडंडेंसी अगर मैं आपको बताऊं तो इट रेफर टू द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। कुछ कीवर्ड्स है, आपको अगर आप उस कीवर्ड को याद रखते हो तो बहुत ईजी होगा। आपको कभी भी याद रखना कि डेटा रिडंडेंसी क्या है। डेटा रिडंडेंसी इज नथिंग बट अवर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। क्लियर है बात? ठीक है। सेम एग्जांपल अगर आप देख पा रहे हो, लेट्स से हमने क्या किया, एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम किसी कॉलेज का डेटा मैनेज कर रहे हैं जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एनरोल कर रहा है फॉर 2 कोर्सेज। ठीक है, द सेम स्टूडेंट डिटेल्स इन सच केस विल बी स्टोर्ड ट्वाइस व्हिच विल take more storage than that. Data redundancy often lead to higher storage cost and poor access time. तो ये जो आपका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा रिडंडेंसी में 2 फैक्टर है, हाई स्टोरेज कॉस्ट एंड पुअर एक्सेस टाइम। ठीक है, अगर आपको कीवर्ड समझ में आ गई ना तो फिर आपको टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो नॉर्मल सा हम देखते हैं। अब लेट्स से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब आप देख पा रहे हो, अब मैंने बोला कि डेटा रिडंडेंसी सिंपल टर्म में आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपके डेटा में डुप्लीकेशन अकर हो रहा है दैट मीन्स आपका जो डेटा है वो डेटा रिडंडेंसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्लियर? डेटा रिडंडेंसी इज नथिंग बट डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। बस आपको ये याद रखना है। आपने डेटा को ट्वाइस लिया, आपको सेम आप एक ही डेटा को 2 बार आपने बाई मिस्टेक स्टोर किया, या फिर ऐसा कंडीशन है कि आपको 2 बार स्टोर करना पड़ा। जैसे जैसे आपका डुप्लीकेशन होता है उसी को हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि अब कॉलेज के स्टूडेंट है, अब वो 2 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो सेम स्टूडेंट है उसका डेटा 2 बार स्टोर हो जाएगा ना। इससे क्या होगा ना, डेटा का डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, डेटा का डुप्लीकेशन होगा जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो देखो अगर 2 बार हमने उसको ट्वाइसली अगर स्टोर किया तो देखो हर चीज की कॉस्टिंग होती है। आप पढ़ोगे जब आप एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम करके चैप्टर पढ़ोगे, डा उसको बोलते हैं हम डिजाइन एंड एल्गोरिथम। ठीक है, वहां पे आपको कॉस्टिंग समझ में आती है। तो हर एक चीज की ना एक कॉस्टिंग होती है, वैसे स्टोरेज का भी कॉस्टिंग होता है। तो अगर हमारे डेटा में डेटा रिडंडेंसी वाली प्रॉपर्टी अगर होती है तो उससे जो स्टोरेज का कॉस्टिंग होती है ना वो हाई हो जाता है और उसको एक्सेस टाइम भी पुअर है। कैसे? अब मैंने अगर डुप्लीकेशन होगा डेटा का, डेटा 2 जगह पे स्टोर है तो मुझे 2 बार एक्सेस करना पड़ेगा, तभी मुझे एक एक्यूरेट डेटा मिलेगा। तो इससे एक्सेस टाइम भी क्या हुआ, मेरा पूरा पुअर हुआ। क्योंकि जितना कम टाइम मुझे एक्सेस करने में लगेगा उतना ही मेरा एक्सेस टाइम गुड होगा। इज दैट क्लियर? डेटा रिडंडेंसी नॉर्मल अगर हम बोले तो डेटा रिडंडेंसी इज नथिंग बट डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जो कि हमारे फाइल सिस्टम में होता है। अब कैसे, मैंने आपको बताया था कि हर एक सिस्टम के लिए फाइल एक नया फाइल सिस्टम बनाता है। जैसे कि अगर 2 कोर्सेज भी है, एक आईटी के लिए और एक सीएस के लिए, तो 2 अलग अलग फाइल सिस्टम बनेंगे। सेम ही स्टूडेंट का नाम 2 बार आएगा तो इसे डेटा डुप्लीकेशन है ना। हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं।
सेकंड ड्रॉबैक क्या है हमारा, डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है। अच्छा नॉर्मली देखा जाए ना, तो डेटा रिडंडेंसी और डेटा कंसिस्टेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपके फाइल में डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज हो रहा है तो डेटा इनकंसिस्टेंसी भी वैसे वैसे इंक्रीज होते जाएगा। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैथ्स में हम सब ने पढ़ा है। तो क्या होता है, ये दोनों इंटररिलेटेड है। अगर आपका डेटा रिडंडेंसी इंक्रीज होगा तो आपकी डेटा में इनकंसिस्टेंसी भी इंक्रीज होगा। Let me see. Data redundancy lead to data inconsistency. Let's take some example that we have taken above. जैसे ठीक है, डेटा रिडंडेंसी में क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी जो होती है वो हमें डेटा इनकंसिस्टेंसी को फॉर्म करती है। तो अब हम एग्जांपल में देखें, जो हमने ऊपर लिया था कि हमने क्या बोला कि जो स्टूडेंट है वो दो कोर्सेज के एनरोल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, मुझे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो दो बार स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो स्टूडेंट का डिटेल है, तो डिटेल में बहुत कुछ आता है, उसका नाम, स्टूडेंट आईडी, उसकी एड्रेस, फिर उसका स्ट्रीम। वैसे ही तो मैं उसमें से एक एट्रीब्यूट लेती हूँ, एड्रेस। समझो मैंने वो स्टूडेंट का एड्रेस दो बार स्टोर किया क्योंकि हम उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो रिच कर रहे हैं वो दो बार कर रहे हैं। अब नाउ लेट्स से, अब हमने बोला कि जो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि पर्टिकुलर उसे जाके डीन से, मतलब जो भी मैनेज करता है उनको जाके रिक्वेस्ट किया कि ना मुझे मेरा एड्रेस चेंज करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने अपना शिफ्टिंग किया है तो एड्रेस भी चेंज होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे एड्रेस चेंज करना है, तो एड्रेस चेंज होगा। बट क्या हुआ, मैंने डेटा दो जगह पे स्टोर किया है। ठीक है। बाई चांस हो सकता है कि जो चेंज करे उसने ना चेंजेस सिर्फ एक ही डेटा में किया है, बाकी सारे डेटा में चेंजेस करना उसने वो भूल गया, उसने अपडेट नहीं किया। इससे क्या होगा, इससे मेरा डेटा इनकंसिस्टेंसी क्रिएट होगा। ठीक है। आपको चीजें याद रखनी है। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, अब कौन सी इनकंसिस्टेंसी हो गई ना, मैंने डेटा को बोला कि एड्रेस चेंज करो, मेरे पास ऑलरेडी दो फाइल है बट मैंने एड्रेस एक ही फाइल में चेंज किया, दूसरे फाइल में मैंने चेंज नहीं किया। अब फ्यूचर में जाके हो सकता है कि अगर मैंने कभी देखा कि हाँ इस पर्टिकुलर बच्चे का एड्रेस क्या है, मैंने कहा कि इस फाइल में अलग है, इस फाइल में अलग है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, रॉन्ग एड्रेस जाएगा, एक रॉन्ग सेंस भी ना, मैसेज भी रॉन्ग मिलेगा, मुझे एक्यूरेसी मेरी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी बढ़ती है। ठीक है। ये दो मेजर ड्रॉबैक है हमारे फाइल सिस्टम की। नेक्स्ट ड्रॉबैक जो हमारा है वो हमारा है डेटा आइसोलेशन। क्या है हमारा, वेट एंड इसको हम क्लोज करते हैं। इससे हमारा क्या है डिसएडवांटेज, थर्ड, डेटा आइसोलेशन। अब डेटा आइसोलेशन का क्या है, let's see. Because data are scattered in various files and file may be in different format, writing new application program to retrieve the appropriate data is difficult. अब नॉर्मली अगर मैं आपको डेटा आइसोलेशन के बारे में बताऊँ तो क्या होता है, हमारा डेटा क्या, अगर मैंने आपको बताया फाइल सिस्टम में क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर फाइल है। अगर मेरे पास बहुत सारे अलग अलग फाइल है, मेरी बहुत सारी मेरी जो डेटा है वो अलग अलग फाइल में ऐसे हमने स्कैटर करके रखा है कि हाँ इस स्टूडेंट का नेम एक फाइल में है, उसका एड्रेस सेकंड फाइल में रख दिया है, उसकी जो स्ट्रीम है नेक्स्ट फाइल में रख दिया। फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने अलग अलग डेटा को स्कैटर करके रखा है, तो फाइल का अलग अलग फॉर्मेट होगा। देखा होगा जब आप स्टोर करते हो फाइल को, तो फाइल के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। एक्सेल के लिए अलग आप एक्सटेंशन यूज करते हो, फिर अगर आपने पीडीएफ के फॉर्मेट में फाइल रखा है तो पीडीएफ का अलग से एक्सटेंशन यूज करते हो, आपने पीपीटी के फॉर्म में फाइल्स तो बनाए तो उसके लिए आप अलग। तो हर एक फाइल का जो फॉर्मेट है वो अलग होता है। तो फाइल सिस्टम में क्या है, मुझे जिस फॉर्मेट का फाइल ओपन करना है मुझे वैसी एक न्यू एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। वो प्रोग्राम लिखने के बाद ही मैं उस पर्टिकुलर डेटा को क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। बार बार न्यू एप्लीकेशन लिखना, फिर अपने उस पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो ये भी एक मेजर ड्रॉबैक है। फिर हमारा आता है डिपेंडेंसी ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर मेरा कोई फाइल चेंज होता है, क्या बोला है, चेंजिंग फाइल्स विल लीड टू चेंज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर मेरा फाइल चेंज हुआ तो पूरा मेरा एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चेंज होता है। तो जो इसका डिपेंडेंसी होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम पे, ये भी एक ड्रॉबैक है।
फिर एटोमिसिटी इशू। एटोमिसिटी अगर मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ कि एटोमिसिटी मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं एटोमिसिटी की, एक तो हमने ये देखा डिपेंडेंसी क्या होती है ऑन एप्लीकेशन, एक हमारा एटोमिसिटी। ठीक है, तो नॉर्मल एटोमिसिटी मतलब क्या, आपने पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, ये ना रेफर करता है ऑल और नथिंग, आपने कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, तो या तो वो ट्रांजेक्शन पूरा होना चाहिए या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है मेरा एटोमिसिटी का। एटोमिसिटी मतलब क्या, डीबीएमएस के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करो तो या तो वो पूरा होना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो विच मीन आइदर ऑल द ऑपरेशन इन द ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट और नॉट। वही जो मैंने आपको बोला वही लिखा है मैंने इसमें। इसका मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। लेट मी से, अब आप बोलते हो, अगर मैंने आपको बोला कि सी, मैंने बोला कि एक अकाउंट है, उसी पे करते हैं, हाँ बस अकाउंट है। अब एक एक्स अकाउंट है, एक्स अकाउंट को वाई अकाउंट में कुछ मनी क्या करना है, सेंड करना है। तो पहले कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एक्स अकाउंट, पहले वो अपनी अकाउंट से पैसे को लेगा। ठीक है, पहले वो क्या बोलेगा अपने अकाउंट में जाके, जितना भी उसको अमाउंट ट्रांसफर करना है ना, वो क्या करेगा, पहले वो अकाउंट जितना भी अमाउंट है वो पहले वो लेगा और फिर जाके वो उसको ट्रांसफर करेगा वाया अकाउंट को। तो अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि एक्स अकाउंट से तो पैसे क्या हो गए, कट गए। ठीक है, एक्स के अकाउंट जो है उसके तरफ अकाउंट से तो जितने भी अमाउंट था, जितना उसको सेंड करना है बाय अकाउंट को, मतलब 5,000 अमाउंट ही एक्स का अकाउंट को बाय अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एक्स अकाउंट की तरफ से तो पैसे क्या हो गए, एक्स अकाउंट से वो पैसे कट गए बाय अकाउंट को ट्रांसफर करने के। मे भी हो सकता है कि बीच में ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन फेलियर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा नेटवर्क इशू, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए और ट्रांजेक्शन हाफली कंप्लीट होकर वो रुक जाए, मतलब एक्स के अकाउंट से तो पैसे कट गए बट वाई के अकाउंट में अब तक उसको रिट्रीव नहीं हुए, उसको अब तक मिले नहीं, उसको क्रेडिट नहीं हुए वाई अकाउंट को, तो क्या होगा, ये मेरा एक इनकन्सिस्टेंसी को लीड करता है। तो अगर हम फाइल सिस्टम में है तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि हम इस एटोमिसिटी इशू को सॉल्व कर सकें। जब आप डीबीएमएस में होते हो, अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हो तो ना वहाँ पे एक टर्म होता है रोल बैक। रोल बैक एक टर्म है, रोल बैक करके आप अगर आपका ट्रांजेक्शन हाफ हुआ है, ये फेलियर ट्रांजेक्शन फेलियर कुछ तो हुआ, तो आप रोल बैक करोगे तो आप जहाँ पर थे वापस से उसी स्टेट पे आ जाओगे। तो इससे एटोमिसिटी इशू सॉल्व होती है। बट फाइल सिस्टम में ये बहुत मेजर ड्रॉबैक था कि अगर ट्रांजेक्शन हाफली कुछ ट्रांजेक्शन फेलियर हुआ तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते थे, एक मेजर ड्रॉबैक है। अच्छा, ये तो होगा ड्रॉबैक के बारे में। एक लास्ट ड्रॉबैक है डेटा सिक्योरिटी, सबको पता है। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी में डेटा शुड बी सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट इन अ कॉलेज शुड नॉट बी एबल टू सी द payroll detail of the teacher. Such kind of security concerns are difficult to apply in file processing system. ठीक है, अब डेटा सिक्योरिटी जो हमारे डेटा को ना सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, जो फाइल सिस्टम में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। जैसे कि अब कोई स्टूडेंट है, अब अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको टीचर को कितना पेमेंट मिलता है, उनके क्लास उनके कॉलेज में जो टीचर है उनका पे ऑफ कितना, उनका पेमेंट कितना है, ये जानने का तो कोई भी राइट नहीं है। स्टूडेंट को कोई यूज ही नहीं है, राइट की तो बात ही छोड़ो, टीचर को पेमेंट कितना मिलता है ये स्टूडेंट को जानने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर मुझे वो डेटा मैनेज करना है, उसका एक्सेस स्टूडेंट के पास नहीं होना चाहिए, वो उस पर्टिकुलर फाइल को ना देख पाए। ऐसी सिक्योरिटी अगर हमें देना है अपनी फाइल सिस्टम को तो वो अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता था, इतना इजीली अप्लाई नहीं कर सकते थे कि आइसोलेशन कर सके हम डेटा को, मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो डेटा है वो स्टूडेंट से वही डेटा को फॉलो कर सके, बाकी वो डेटा को वो नहीं देख पाए। तो ये जो सिक्योरिटी है वो भी हम फाइल सिस्टम में मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसी सब की वजह से हमने क्या किया, हमने फाइल सिस्टम को ओवरकम किया डीबीएमएस से। ठीक है, डीबीएमएस में वो सारे जो भी हमारे ड्रॉबैक्स है फाइल सिस्टम के उसको ओवरकम किया, मतलब उसने हमें सिक्योरिटी भी दी, कोई डिडेंसी भी नहीं होती डेटा में,
इनकन्सिस्टेंसी से हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंसी से, अब कंसिस्टेंसी फॉलो करता है, डेटा सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे से होती है। तो ये सारा जो रीज़न है ना, वो सब की वजह से हमने क्या किया, फाइल सिस्टम को ओवरकम किया, हमने फाइल सिस्टम को ड्रॉप किया और एडवांटेज, ताकि हमने डीबीएमएस जो है उसको हमने अडॉप्ट किया। लेट्स सी अब एडवांटेजेस क्या है और पॉजिटिव होगा उसका। सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस क्या, अगर हम सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस की बात करें तो ये है हमारा नो रिडंडेंट डेटा। ठीक है, ठीक। तो फर्स्ट हमारा नो रिडंडेंट डेटा, फर्स्ट है हमारा नो रिडंडेंट डेटा। अब इसमें क्या होता है, अगर नॉर्मली इसमें हम देखें तो रिडंडेंसी जो होती है ना, लेट्स सी हम चेंज करते हैं, जो भी हमारी रिडंडेंसी ना रिमूव्ड बाय नॉर्मलाइजेशन, जो भी रिडंडेंसी है वो नॉर्मलाइजेशन से रिमूव कर दी जाती है। नो डेटा डुप्लीकेशन सेव स्टोरेज एंड इम्प्रूव एक्सेस टाइम। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपको दो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एक तो सेव स्टोरेज और एक एक्सेस टाइम। अगर आपको याद होगा, अगर जब हमने फाइल सिस्टम देखा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमने देखा था कि रिडंडेंसी थी, उसमें क्या था, हमारा स्टोरेज भी हाई था और एक्सेस टाइम भी पूरा था। बट जब हम डीबीएमएस यूज करते हैं तो हमारा डेटा कभी भी रिडंडेंट नहीं होता, मतलब कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं होता। जो हमारा डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम था वो डीबीएमएस में सॉल्व हो गया है। अब ये कैसे सॉल्व हुआ, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का यूज करके ना हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है बहुत ही डिटेल में, हम जब भी चैप्टर आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का यूज करके हमने जो डुप्लीकेशन था उसको, रिडंडेंसी को रिमूव किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, हमारा स्टोरेज भी सेव होता है, मतलब हमें ज़्यादा बार बार डुप्लीकेशन नहीं, तो हम एक ही बार स्टोर करते हैं, और एक्सेस टाइम भी इम्प्रूव हो गया, मुझे एक बार एक्सेस करने पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। सेकंड हमारा है, अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा है डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी क्या है एडवांटेज, इसके बारे में देखते हैं। ऑब्वियसली आपने देखा कि फाइल सिस्टम में इनकन्सिस्टेंसी, तो उसको ओवरकम किया। अब हमारा जो सिस्टम, जब हम डीबीएमएस यूज करते हैं तो डेटा कंसिस्टेंट फॉर्मेट में होता है। जैसे हमने डिस्कस किया अर्लियर, जो रूट कॉज है डेटा इनकन्सिस्टेंसी का वो क्या है, डेटा रिडंडेंसी। मैंने आपको बताया था कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेजर जो रूट कॉज है डेटा इनकन्सिस्टेंसी का, वो सिर्फ डेटा रिडंडेंसी की वजह से ही होता है। तो हमने अगर डेटा रिडंडेंसी को क्या किया, इम्प्रूव किया, तो अब वैसी बात है अपनी डेटा इनकन्सिस्टेंसी भी इम्प्रूव हो जाएगा, मेरे डेटा आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो ये भी ना नॉर्मलाइजेशन से ही हुआ है। ठीक है, तो मैं, तो आपको बस इतना याद रखना कि हमारा जो डीबीएमएस है उसमें कोई रिडंडेंसी नहीं होती है और डेटा मेरा कंसिस्टेंट रहता है। दोनों काम किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अभी नॉर्मलाइजेशन क्या है हम बाद में देखेंगे बहुत आराम से, आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ना, डेटा सिक्योरिटी। अब डेटा सिक्योरिटी क्या होती है, नॉर्मल मैंने आपको बताया, आप ये पढ़ लेना। अब मैं आपको एक नॉर्मल अगर वर्ड में बताऊं तो डेटा सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट है, उसे टीचर की पेमेंट जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, हर एक हम एक व्यू बनाते हैं, व्यू भी एक कॉन्सेप्ट है। तो व्यू बनाने से क्या होता है, पर्टिकुलर यूजर को जिस भी सिस्टम, जो भी डेटा वो जो उसके यूज में, ऐसे हम अथॉरिटी देते हैं कि पर्टिकुलर यूजर वही डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। बाकी सारे फाइल, जो बाकी जितने भी डेटा होते हैं, हम उसका अथॉरिटी, हम उसकी एक्सेस उसको नहीं देते। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर यूजर के पास उसके ही जो भी डेटा है जो उसको यूज होगा। जैसे कि हम अगर कॉलेज सिस्टम की बात करते हैं कि, तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट का जो डेटा है वो सिर्फ स्टूडेंट देख पाते हैं, स्टूडेंट को डेटा को टीचर को भी एक्सेस करना होता है, तो टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों स्टूडेंट के डेटा को देख सकते हैं। बट जो टीचर का पेमेंट है वो स्टूडेंट को नहीं चाहिए, उससे कोई स्टूडेंट का काम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, टीचर का पेमेंट का जो अथॉरिटी है वो सिर्फ टीचर्स को देते हैं, स्टूडेंट को उसका एक्सेस नहीं होता। इससे क्या होता है, मेरा डेटा सिक्योर होता है
और जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमें बस फाइल सिस्टम है ना, वो बहुत इजीली हमारे डीबीएमएस में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। फिर ये तो और है, एक हमारा है इजी एक्सेस टू डेटा और एक इजी रिकवरी। ठीक है, ये दो टॉपिक भी है। लेट्स से देखते हैं अब इजी एक्सेस टू डेटा में, जैसे मैंने बताया कि डेटाबेस सिस्टम मैनेज डेटा इन सच ए वे सो डेटा इज इजीली एक्सेसिबल विद फास्ट रिस्पॉन्स। इतने सिक्योर, इतने प्रॉपर मैनर में हमारा जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस सिस्टम में, कि वो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होता है। और रिकवरी करना, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, कुछ फेलियर हुआ, तो उसका रिकवरी करना भी बहुत ईजी होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। एक तो मैंने आपको बताया रोल बैक। रोल बैक में क्या होता है, आप जहाँ पे स्टार्ट किया था आपने ट्रांजेक्शन, आप वहाँ पे आ जाते हो। जो भी फेलियर होता है उसको हम ओवरकम कर सकते हो। रिकवरी भी बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कर सकते हैं। एक और टॉपिक होता है फ्लैक्सिबिलिटी, बहुत बढ़ जाती है जब हम डीबीएमएस में चीज, जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं ना, तो उसमें हमारा जो डेटा को स्टोर करने का फ्लैक्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये सारी रीजन है जिसकी वजह से हमने क्या किया, ये सारे नीड है जिसकी वजह से हम डीबीएमएस को यूज करते हैं। आई होप आपको अगर एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन भी पूछा तो भी आप अच्छे से बता सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको काफी सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए। एग्जैक्ट नीड क्या है डीबीएमएस की, कि डेटा रिडंडेंसी नहीं चाहिए था हमें, डेटा डुप्लीकेशन, हमें कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं चाहिए था, इजी एक्सेस होना चाहिए डेटा को, हमारे डेटा को सिक्योरिटी मिले। तो ये जो सारा रीजन था जिसकी वजह से हमने क्या किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया, वो आपको एक्सप्लेन। आई होप आज का लेक्चर आपने इंजॉय किया रहेगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आर एस अकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो जितना आप देखेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे और भी न्यू सीरीज और भी बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए